अगर आप विजिलेंट नहीं रहे, अगर आप चौकस नहीं रहे, अगर आप चालाक नहीं रहे, तो कब कहाँ अगर सरकार के विरोध में बात करते हैं तो लाद दिए जाए, कोई गारंटी नहीं। उस समय तक तमाम और जगह जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो लगातार लिख रही थी कि वहां एक हिंदूवादी नेता है, एक नाथ एट शिंदे। बोटे, एक हाँ। एट बोटे, एट बोटे, और वो उसके असली सूत्रधार हैं। मतलब वो आपके जो एल्गार परिषद वाले के बाद जो ये हुआ था भीमा कोरेगांव में, जो पथराव वथरा हुआ, उनको पकड़ा भी, उनको जमानत भी मिल गई। क्यों? क्योंकि वो मोदी के गुरु कहे जाते हैं। मैं फ्यूडल परिवार का होने के बाद भी, चाहे सरकार की फ्यूडलिज्म हो, चाहे लोगों की जातिगत फ्यूडलिज्म हो, इसका मैं सख्त विरोधी हूँ। अब सुरेन गार्लिंग, सुधीर धौले, रोना विल्सन के आपके जो लैपटॉप है उसमें जो है वो क्या कहते हैं, अनजान चीजें जो है वो प्लांट की गई थी, आपत्तिजनक, जो ना उनके आपके क्या कहते हैं फांट से मेल खाती थी, ना उन्होंने उसको कभी खोल के देखा था। वो उनके उससे मिली, पता चला कि पेगासस से प्लांट की गई, आरोप लगा। पेगासस का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ, हालांकि वो हो गया। अब तो और भी कई तरह के पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जासूसी वाले। और फिर उड़ीसा, वो जो आपका इजराइल का जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी, उसने कहा कि साहब हम सरकार को ही बेचते हैं। आज तक सरकार ने ये जवाब नहीं दिया कि उसने नहीं खरीदा है। दलितों का जो है वो बरसी बनाने गिरा हुए थे और वहां नक्सल एंगल घुसा दिया। जैसे हर जगह पुलिस जो है आतंकवाद घुसा देती है, जैसे देशद्रोह घुसा देती है। पुलिस के पास ये सब ब्रह्मास्त्र है अंग्रेजों के जमाने वाला। ये सब घुसाओ और घुसाने के बाद जिसको चाहो यूएपी में बंद कर दो। महार रेजिमेंट जो था, उनकी वीरता में तो कोई कमी नहीं थी। बल्कि लोग पहले कहते भी हैं कि महार जो है पुराने जमाने में राजपूत माने जाते थे, क्षत्रिय माने जाते थे, लेकिन वो ब्राह्मणों ने उनको दलित घोषित कर दिया। क्योंकि पहले तो ब्राह्मण जिसको धर्म से च्युत और दलित घोषित करते थे तो दलित हो जाता था, या फिर वो जो कन्वर्ट होकर मुसलमान हो जाता था, या ईसाई बन जाता था। जो भी हमने भीमा कोरेगांव के बारे में पढ़ा है, वो ब्राह्मण बनाम दलित युद्ध है। 31 दिसंबर 2017 भीमा कोरेगांव में यलगार परिषद, भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी और पुलिस ने यह आरोप लगाया था कि जो यलगार परिषद थी वो माओवादियों द्वारा फंड की गई थी और वहां जो भाषण दिए गए उस भाषण की वजह से जातीय हिंसा हुई। उसके बाद उस मामले में कई नामी ग्रामी लोग, इंटेलेक्चुअल्स, एक्टिविस्ट, वकील गिरफ्तार किए गए। सुप्रीम कोर्ट में 2 लोगों की जमानत हुई है। बाकी क्या स्टोरी है, कितने लोगों के नाम अभी हैं और कौन जमानत पर है और कौन लोग नहीं है जमानत पर, ये सारी चर्चा इस एपिसोड में करने वाला हूं। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं बिट का नाम। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, एडवोकेट जेपी सिंह साहब और पूरी तैयारी के साथ आज यलगार परिषद, भीमा कोरेगांव, क्या आरोप, दोषी कौन और क्या वाकई यलगार परिषद के भाषण की वजह से हिंसा भड़की या पहले से कोई साजिश थी। वो फोटोग्राफ और वीडियोस आपको याद होंगे, कुछ कटिंग्स में दिखाने की कोशिश करूंगा। स्वागत है सर। जी सर, भीमा कोरेगांव ऐतिहासिक जगह। देखिए सर, मैं तो महाराष्ट्रियन नहीं हूँ, मैं तो बिहारी हूँ ओरिजिनल, और इलाहाबाद में पढ़ा पढ़ा हूँ। लेकिन जो भी हमने भीमा कोरेगांव के बारे में पढ़ा है, वो ब्राह्मण बनाम दलित युद्ध है। अच्छा। महार जो थे, महार रेजिमेंट था, और अंग्रेजों और मराठों की लड़ाई में महार रेजिमेंट ने युद्ध जीत लिया था। और उस पर एक स्मारक बना था जहां वो हर साल एकत्र होते थे अपने जीत का जश्न बनाने। क्योंकि महाराष्ट्र में महारों को, जिसके बाबा साहब अम्बेडकर भी महार ही थे, जिनको जो है उत्पीड़ित करने का और जिनको जातीय रूप से जो है मतलब क्या कहते हैं नीचा दिखाने का कोई अवसर महाराष्ट्र के ब्राह्मण वर्ग समुदाय नहीं छोड़ता था। पेशवाई, आ, पेशवास। पेशवा तो वही, मतलब अब वो भी तो चित्तपावन ब्राह्मण ही थे ना। वो वही थे, थे वही थे। यहूदी मूल के, लेकिन अपने को चित्तपावन कहते थे, और उनके साथ बाकी लोग मिल गए थे। तो पेशवा के खिलाफ युद्ध था अंग्रेजों का।
और चूंकि महार रेजिमेंट ने जो है युद्ध जीता था, अंग्रेजों के लिए जीता। तो सवाल इस बात का है कि तत्कालीन परिस्थिति जो भी हो, तो महार रेजिमेंट जो था उनकी वीरता में तो कोई कमी नहीं थी। बल्कि लोग पहले कहते भी हैं कि महार जो है पुराने जमाने में राजपूत माने जाते थे, क्षत्रिय माने जाते थे, लेकिन वो ब्राह्मणों ने उनको दलित घोषित कर दिया। क्योंकि पहले तो ब्राह्मण जिसको धर्म से च्युत और दलित घोषित करते थे तो दलित हो जाता था, या फिर वो जो कन्वर्ट होकर मुसलमान हो जाता था, या ईसाई बन जाता था। ये सब कुछ जो है, वो जितना भी आपका धर्म परिवर्तन है, ये सब खेल देख रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं जातीय उत्पीड़न बहुत बड़ा तत्व रहा है। तो उस तत्व के कारण जो है वो क्या कहते हैं, पहले तो इतने कठोर नियम थे कि आपने किसी विजाति के साथ पानी पी लिया, किसी के साथ जो है किसी प्रकार का संबंध आपका स्थापित हो गया, तो तुरंत आपको जो है वो सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था, रोटी बेटी पे प्रतिबंध लग जाता था। इसलिए अब आप या तो दलित हो गए, या आप या तो मुस्लिम हो गए, या आप ईसाई में कन्वर्ट हो गए, कि कहीं बाहर से नहीं है, सब हमारे ही और आपके बीच के लोग। बाबा साहब ने एक बीच का रास्ता अपना के बौद्ध हो गए थे, जबकि जिस समय वो इस पर विचार कर रहे थे, उसमें बहुत लोगों का मानना था कि वो इस्लाम स्वीकार कर सकते हैं। हालांकि इस्लाम न स्वीकार करके बुद्ध, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जिसके कारण हिंदू धर्म में जो है एक खिड़की खुली रही कि इन्होंने बौद्ध को भी जो है आठवां वो मान लिया है, अवतार मान के बौद्ध को भी अवतार घोषित कर दिया है। क्योंकि अगर बौद्ध को भी अलग करेंगे तो फिर किसको रखेंगे साथ, फिर तो बहुत लोग अलग हो जाएंगे। देखिए, इसमें 3 लोगों की जमानत हुई है और एक की मौत हुई है अभी तक, और आज 2 लोगों की और हुई। प्रोफेसर स्टेन स्वामी की वृद्धावस्था के कारण जेल में ही मौत हो गई, जो भीमा कोरे गांव में बंद थे। इसके बाद सुधा भारद्वाज की जमानत हुई। इसके बाद बरबर राव की पहले अंतरिम जमानत हुई, बाद में उनको नियमित जमानत मिली। और सबसे लेटेस्ट जमानत मिली थी प्रोफेसर आनंद तेल तुंबड़े पर को, जो आपके आईआईटी खड़गपुर में प्रोफेसर हैं। और उन्होंने कहा गया कि आपने पश्चिम जर्मनी में कौन सा स्टेटमेंट दिया था, और सबका था कि आपका माओवादियों से संबंध। इसके बाद आज वर्नोन गोन्साल्वेस और फरेरा की जमानत मिली, जिनकी याचिका पहले से ही लंबित थी सुप्रीम कोर्ट में। 2021 में हाई कोर्ट ने इनकी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द की थी। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे, फिर यहाँ बहस हुई थी। बहस होने के बाद 3 मार्च से ये सुरक्षित थी। आज उसका फैसला सुनाया गया। इनको भी उन्होंने जमानत दे दी और कहा कि भाई आरोप, ये जो कहा उन्होंने, वो एक लाइन में पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो जमानत देते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर हैं, लेकिन केवल यही जमानत से इनकार करने और मुकदमे के लंबित रहने तक आरोपी की निरंतर हिरासत को उचित ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 28 जुलाई को भीमा कोरेगांव के आरोपियों और कार्यकर्ताओं वर्नोन गोन्साल्वेस और अरुण फरीदा को जमानत दे दी। दोनों के ऊपर यूएपीए के तहत कथित अपराधों के लिए अगस्त 2018 से दोनों लोगों को जेल में बंद रखा गया है, बॉम्बे के तलोजा जेल में। 2018 में पुणे के भीमा कोरे गांव में हुई जातीय आधारित हिंसा और प्रतिबंधित वामपंथी संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के साथ कथित संबंधों के कारण ये लोग 5 साल से जो है, मतलब लगातार, अगस्त, अभी जुलाई चल रही, जुलाई के बाद अगस्त, 2-3 दिन बाद है, तो मतलब 5 साल से लगभग अंदर है। अब सवाल इस बात का है कि 5 साल बिना मुकदमा चलाए आपने निरंतर अनुरोध किया, आपके पास जब इन लोगों के खिलाफ प्रमाण थे, तो अभी तक आपने मुकदमा क्यों नहीं चलाया? और मुकदमे में इतने गवाह हैं, इतना लंबी चार्जशीट है, इतना लंबा सब कुछ है कि मुकदमा अगर चले और सबकी गवाही हो तो उसमें भी 10 साल लगेंगे। मुकदमा जो है अगर पूरी तरह ठीक से सुनवाई हो, केवल चुनिंदा 2-4 गवाहों को पेश करके दंड दिलाना हो और लाइक माइंडेड जज साहब बैठे हों आपके, क्या कहते हैं, विशेष अदालत में, तो बात अलग। तो सवाल इस बात का है कि ये पोजीशन है। अब हुआ दरअसल ये था कि सब लोग मनाने के लिए जुटे थे पहली जनवरी को, और हिंसा भड़क गई, जैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ।
2 शताब्दी पहले 1818 में एक लड़ाई जरूर लड़ी गई थी, मगर वो आत्मसम्मान और आजादी की लड़ाई थी। उसी लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हजारों दलित माने महार जमा हुए थे, लेकिन उस सभा में जो हिंसा भड़की उसकी आंच पूरे देश में महसूस की गई। अचानक वहां जो है पथराव होने लगा, है ना। और पूरे देश में गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई एल्गार एल्गार परिषद को लेके। पुलिस की इंक्वायरी 2018 से जांच जारी है। जैसे जांच जांच बढ़ी, इसके तहत कई वामपंथी और विचारधारा से सहानुभूति रखने वाले कई लेखक, पत्रकार, शिक्षक और दूसरे पेशों के लोग पूरे देश से गिरफ्तार किए गए, जिसमें स्टैन स्वामी से लेके जो आज फरेरा की जमानत हुई है, ये लोग पर गिरफ्तार किए गए। सुजा भारद्वाज गिरफ्तार की गई। पुणे पुलिस ने दावा किया कि भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 2018 को हिंसा भड़की, उसके लिए एल्गार परिषद जिम्मेदार है। इसी संगठन ने हिंसा के एक दिन पहले पुणे के शनिवार वाला में एक बैठक बुलाई थी। बैठक के अगले दिन जो हिंसा हुई उससे उससे जो है पुलिस ने तार इस बैठक से जोड़ दिया। हालांकि अभी तक अदालत में कोई सबूत, गवाह पुलिस पेश नहीं कर पाई है। और ये कह दिया कि साहब इसके पीछे बहुत बड़ी नक्सल साजिश है, माने दलितों का जो है वो बरसी बनाने गिरा हुए थे और वहां नक्सल एंगल घुसा दिया। जैसे हर जगह पुलिस जो है आतंकवाद घुसा देती है, जैसे देशद्रोह घुसा देती है। पुलिस के पास ये सब ब्रह्मास्त्र है अंग्रेजों के जमाने वाला, ये सब घुसाओ और घुसाने के बाद जिसको चाहो यूएपी में बंद कर दो। अब हिंसा में जो आरोपी बनाया गया उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत आरोप तय किए गए। 2 साल बाद जनवरी 2020 में पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। और एनआईए की भी जांच क्यों हुई ये भी समझ लीजिए। उसके पहले वहां बीजेपी की राज्य सरकार थी। 2020 में वहां महाविकास अघाड़ी की सरकार 2019-2020 के आखिरी दिनों में बन गई थी। तो महाविकास अघाड़ी की सरकार इधर बनी, उधर इसका ट्रांसफर जो है केंद्र ने एनआईए को कर दिया, क्योंकि सोचा कि अगर इनकी सरकार बनी तो ऐसा ना हो कि ये लोग लीनियंसी बरत के इनको छोड़ने की कोई जो है सबूत नहीं। तो 2020 में उनके पास चला गया। इस घटना के बाद आज भी कई आरोपी बंद हैं। कुछ लोगों को लंबे कानूनी संघर्ष के बाद बेल मिल गई, लेकिन अभी भी लोग बंद है। अच्छा, नौलखा को जो है वो घर में नजरबंद किया गया। नौलखा भी लगातार बीमार चल रहे थे तो उनको घर में नजरबंद किया गया है और उसका खर्चा उनसे सरकार वसूल रही है, घर में नजरबंदी का। ये भी है कि मतलब अच्छा, इसके अलावा इसी में जो है वो पेगासस का भी मामला उठा था। अच्छा, अब सुरेन गार्लिंग, सुधीर धौले, रोना विल्सन के आपके जो लैपटॉप है उसमें जो है वो क्या कहते हैं अनजान चीजें जो है वो प्लांट की गई थी आपत्तिजनक, जो ना उनके आपके क्या कहते हैं फॉन्ट से मेल खाती थी, ना उन्होंने उसको कभी खोल के देखा था। वो उनके उससे मिली, पता चला कि पेगासस से प्लांट की गई आरोप लगा। पेगासस का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ, हालांकि वो हो गया। अब तो और भी कई तरह के पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जासूसी वाले। और फिर उड़ीसा वो जो आपका इजराइल का जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी उसने कहा कि साहब हम सरकार को ही बेचते हैं। आज तक सरकार ने ये जवाब नहीं दिया कि उसने नहीं खरीदा है। आज तक सरकार ने ये जवाब नहीं दिया। आप देखते रहिए, कभी ना कभी कोई ऐसा वो एक्टिविस्ट होगा जो है वो क्या कहते हैं जो डील हुई है उसका भी जो है वो निकाल करके कागज प्रमाण रख देगा। जैसे तमाम पनामा पेपर्स और तमाम पेपर सामने आ रहे हैं, तमाम और सब चीजें सामने आ रही हैं कि जो है उस तरह हो सकता है इसका भी आ जाए कि पेगासस सरकार ने कब खरीदा था, कैसे खरीदा था, कितने में खरीदा था। तो अब ये सब सवाल है। कई राज्य सरकारों को भी बेचने की कोशिश हुई थी लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा था। अच्छा, अब इसके बाद आनंद कुंबले, फादर स्टैन स्वामी, हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गेचे और ज्योति जगताप को गिरफ्तार किया गया था। ज्योति जगताप का भी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इसी अनिरुद्ध बोस की कोर्ट में था। तो अनिरुद्ध बोस ने कहा कि पहले हमको आप गोंसाल्विस और फरेरा की जमानत याचिका पर जो हमने रिजर्व करके जजमेंट रखा है उसको सुनाने दीजिए, फिर हम आपके मामले को सुनेंगे। अब आज जजमेंट आ गया, अब ये इनका मामला भी जो है ज्योति जगताप का भी मामला खुलेगा कि होगा कि नहीं। फिर भी अब जैसे आपके हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गैचोर, ये लोग तो अभी जेल ही में है और लोग भी जेल में है। रोना विल्सन जेल में है, सोमा सेन जेल में है, महेश राउत जेल में है, सुरेन गार्लिंग जेल में है, सुधीर धौले जेल में है। तो
अब चाहे गौतम नरखा भी हिरासत में है, हाँ, लेकिन जेल के बजाय उनको उनके घर में हिरासत है, उन्होंने जो जगह बताई है वहां हिरासत में रखा गया है, तो इनकी भी जमानत का मामला है। 5 साल से अभी तक जो है इनके ऊपर मुकदमा रेगुलर सुनवाई नहीं शुरू हुई, बस ये जेल में है। तो इनका यूएपीए और ईडी का पीएमएलए की एक ही मतलब वो है कि सजा हम दिला पाए न दिलाए, अधिकतम समय तक जेल में रखें। 12-12 साल, 14-14 साल, 16-16 साल बाद कथित आतंकवादी जिनके पकड़े जाने पर स्लीपर सेल ध्वस्त किया गया, तो इनकी 26 जनवरी को साजिश थी। तमाम लोग जो है इतने इतने साल जेल में बंद रहने के बाद सबूत के अभाव में छूटते हैं। अब सवाल इस बात का है कि खाली राष्ट्रवादी मोड कह देना है या अदालत को ये भी देखना चाहिए, भले आप बंद कमरे में बंद लिफाफे में मंगवा के पुलिस डायरी देखिए कि आखिर इनके खिलाफ तब सबूत क्या है। किसी में आम नागरिक को आप जो है वो इसकी आड़ में अनिश्चित काल तक जेल में बंद रखते हैं, ये शुद्ध रूप से अन्याय है, ये न्याय नहीं है, ये कानून का शासन नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना। मैं बहुत ही जी मानवतावादी हूँ और मानवाधिकारों में मेरी पूरी आस्था है। इसके अलावा मानवाधिकारों पर जो अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं हुई हैं उनमें भी मेरी पूरी आस्था, उससे मुझे कोई एतराज नहीं। मैं फ्यूडल परिवार का होने के बाद भी, चाहे सरकार की फ्यूडलिज्म हो चाहे लोगों की जातिगत फ्यूडलिज्म हो, इसका मैं सख्त विरोधी हूँ। और ये सब फ्यूडलिज्म है कि आपका का के वैचारिक रूप से अगर विरोध हो तो आप उसको ले जाकर के जो है मतलब अनंत काल तक जेल में सड़ाइए, ना आप सजा दिला पाइए, ना आप मुकदमा चला पाइए, ना गवाह पेश कर पाइए, बस अनंत काल तक आपके आरोप पर वो जेल में बंद रही। क्या है ये? हर चीज में एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आखिर यही 5 साल पहले से कई बार इन्होंने जमानत के लिए अप्लाई किया, नहीं हो रहा था, आखिर होने लगी जमानत या नहीं होने लगी? और फिर जब से सुधा भारद्वाज, वरवर राव, आनंद तेल तुंबड़े छूटे हैं जमानत पर, तब से उन्होंने अब तक ऐसा कौन सा काम किया जो लगे कि वो जो है देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं या अभी भी षड्यंत्र में लगे हैं, या वो वीर सावरकर हैं कि उधर वो जमानत पर छूटे और इधर फिर से जो है वो अपने खुराफात में लग गए? ऐसा क्या किया है इन्होंने? तो जिस तरह की शर्तें लगाकर आप छोड़ रहे हैं, तो 5 साल, हर चीज की एक सीमा है कि इतने सीमा के बाद, यहाँ तक इस मामले में समयबद्ध ढंग से आपके चार्जशीट भी दाखिल नहीं हो पाई थी, चार्जशीट भी समय के बाद दाखिल हुई, लेकिन उस समय सुधा भारद्वाज ने चैलेंज किया और लोगों ने नहीं किया, तो बाद में उसका लाभ उनको नहीं मिला। सुधा भारद्वाज को जमानत में लाभ मिला कि समय से जो है चार्जशीट नहीं दाखिल हुई, और लोगों ने नहीं किया। उन्होंने सोचा कि पहले ये कर रहे हैं, इनको मिल जाएगा तो हम करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, आपने चार्जशीट दाखिल होने के बाद आप कहते हैं समयबद्धता का आपने पहले सवाल नहीं उठाया, इसलिए आप जेल में ही रहेंगे। तो सवाल इस बात का है कि वही वाली बात है कि मिस्टर रतन लाल, आपकी दाई आंख बाई आंख से छोटी क्यों है? तो आप कहते हैं नहीं सर, हमारी तो दोनों आंख बराबर है। कहे नहीं, आपको तो अपनी आंख दिखाई नहीं पड़ रही, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से आपकी आंख छोटी बड़ी है। अब आप बताइए कि छोटी बड़ी है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को करना है, वही मुजरिम है, वही मुंसिफ है। तो कैसे करेंगे आप बताइए? वही निर्णायक है और वही मुंसिफ भी है, डिसाइड करने वाले, तो कैसे करेंगे? तो आज ये बहुत बड़ा जो है, आप समझ लीजिए कि वो मतलब एक मानवाधिकार का वो हुआ है कि भाई 5 साल बाद ही कोर्ट ने कहा कि आप निरंतर किसी को पूरे मुकदमे चलने तक केवल अपराध गंभीर के नाम पर आप जेल में कैसे रखेंगे? उन्होंने कहा हमने पूरे डॉक्यूमेंट देखे हैं। एक शब्द की ये भी टिप्पणी है कि मैंने पूरे डॉक्यूमेंट देखे हैं, जो भी मतलब इन लोगों के दाखिल किया। पूरे डॉक्यूमेंट देखने का मतलब उनको लगा होगा कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन साक्ष्य उतने गंभीर हैं कि नहीं? उन्होंने बिना साक्ष्य का नाम लिए एक लाइन की टिप्पणी की है कि मैंने पूरे देखे हैं। आपसे बताएं, अच्छा, उस समय तक तमाम और जगह जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो लगातार लिख रही थी कि वहां एक हिंदूवादी नेता है, एक नाथ एट बोटे, एट बोटे, और वो उसके असली सूत्रधार हैं। मतलब वो आपके जो एल्गार परिषद वाले के बाद जो ये हुआ था भीमा कोरेगांव में, जो पथराव वथरा हुआ, उनको पकड़ा भी, उनको जमानत भी मिल गई। क्यों? क्योंकि वो मोदी के गुरु कहे जाते हैं, वो मोदी जी के राजनीतिक गुरु हैं, एक बोटे साहब, या भाजपा के तमाम बड़े लोगों के जो है गुरु हैं, और वो घोर फंडामेंटलिस्ट हैं। तो सवाल इस बात का है कि जहां इस तरह का हो, लेकिन हम जेल में रखेंगे, हम जेल में सड़ाएंगे वाला मामला है। मतलब बिना सजा दिए सजा देंगे। आप अगर बिना मुकदमा चलाए, बिना आरोप सिद्ध किए लगातार किसी को जेल में रख, तब मुकदमा
का सिस्टम आपके हाथ में है, चलाने का सिस्टम। हमारी वजह से मुकदमा नहीं चल रहा, आपकी वजह से मुकदमा चल रहा है। तो आपकी वजह से मुकदमा चल रहा है, मुकदमे की सुनवाई नहीं रही और जेल में हम रहे। ये भी एक प्रकार का जो है मतलब वो है आपका उत्पीड़न का एक नया औजार है कि बिना मुकदमा चलाए जेल में हम सड़ाते रहेंगे और मुकदमा चलाते रहेंगे ताकि आपका जो वो है ना वो आत्मबल वो टूट जाए। आत्मबल तोड़ने के लिए सब किया जाता है जी। अंग्रेजों में और काले अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है सर। चंचूर साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो लगातार जी कॉन्स्टिट्यूशनल जी वैल्यू की बात कर रहे हैं, लगातार ये बात कर रहे हैं, जी। संविधान के सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं। लेकिन तब भी इतना स्लो चल रहा है मामला, लोगों को जेल में रखा जा रहा है। ये तो थोड़ा सा अंतर्विरोध दिख रहा है ना। अरे सर अब आप आनंद तेल तुम्बड़े साहब का देखिए, जो खड़गपुर के प्रोफेसर हैं, उनको जो है जरा भाषण देने की उनको जो है बीमारी है, घूम घूम के। और हम्म। दलित चेतना पर वो बहुत भाषण देते हैं और वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रिश्तेदार ही बताए जाते हैं। उन पर था कि अप्रैल 2018 में पेरिस के एक कॉन्फ्रेंस में जो इंटरव्यू दिया था उसकी फंडिंग माओवादी संगठनों ने पेरिस में की थी। इस आधार पर उनको जो है प्रोफेसर आनंद तेल तुंबड़े ने इन आरोपों का खंडन किया था और गिरफ्तारी के बाद ही बॉम्बे हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अपील की थी। और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तब कहा था कि मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर एनआईए प्रोफेसर आनंद के खिलाफ सिर्फ धारा 29 उग्रवादियों से संबंध के तहत आरोप लगा सकती है। इसके तहत आरोपी को 10 साल तक की जेल हो सकती है। प्रोफेसर आनंद चूंकि 2 साल जेल में बिता चुके हैं, इसलिए उन्हें मामले में जमानत दी जा सकती है। अब मतलब इनके बात को खारिज कर दिया था बॉम्बे हाईकोर्ट ने। जो आरोप लगाया था वो भी सिद्ध नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगर सिद्ध हो तो अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है। अब ये तो इन्होंने देशद्रोह क्या क्या लगा दिया था आपसे बताने, ये तो किसी पर कुछ भी लगा दें। आपके कंप्यूटर आपके मोबाइल में प्लांटेड हो जाए खबर, इसके बाद पुलिस उसको बरामद करे और कहे ऐसा नहीं ऐसा है। कल उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी ऐसा हुआ कि गाड़ी में किसी ने कुछ रख दिया शिवपाल के पीए के, और वो पीएस को पुलिस पकड़ ले गई। उसके बाद शिवपाल पूरे दल बल के साथ थाने में पहुंचे, हंगामा किया और अपने उसको छुड़ा करके ले गए अस्पताल। वो छोड़ दे तो पीएस उस चढ़ाई फुकाई में जेल में बदलता हो सकता है कि अब ये नहीं पता चला कि जो रहस्यमय थैली रखी गई थी उसमें जो है वो क्या कहते हैं कोई बम रखा गया था, कोई प्रतिबंधित वस्तु रखी गई थी, कोई नशे का सामान रखा गया था। अगर उसमें 2-4 पुड़िया हेरोइन रख देते तो बिना जमानत के 6 महीना साल भर के लिए जेल में चला जाए। ये लखनऊ में कल हुआ है आपका। तो ये तो इनकी हालत है। आप बताने अगर आप विजिलेंट नहीं रहे, अगर आप चौकस नहीं रहे, अगर आप चालाक नहीं रहे तो कब कहाँ अगर सरकार के विरोध में बात करते हैं तो लाद दिए जाए कोई गारंटी नहीं। चलिए हाँ सर, ये है भैया सर ये जी। राष्ट्रवादी मोड में अभी मामला है, तो हाँ आपने तो आपातकाल भी देखा है और अभी भी देख रहे हैं, तो क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। खाली घोषणा नहीं है। आपातकाल में इलाहाबाद में प्रोफेसर रघुवंश हिंदी डिपार्टमेंट थे, वो समाजवादी विचारधारा के थे, लोहिया जी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उनके दोनों हाथ पैदाइशी जो है वो दोनों हाथ वो थे यहाँ आपके कोहनी से यहाँ। उनको पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिख दिया था हम्म। कि ये बिजली का तार जो है पोल पर चढ़ के काट रहे। जब वो अदालत में पेश हुए तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि अरे सर के तो दोनों हाथ जो है वो यहाँ से जो है वो बिल्कुल नहीं, जैसे पैदाइशी कुछ बच्चों के डिफार्म हो जाते हैं सूखा टाइप का। हम्म। तो अब उनको पुलिस ने वो कटवा दिया था। पुलिस के पास लिस्ट थी कि पुलिस जो है यहाँ तक कि आपने सभासदी का चुनाव किसी दूसरे दल से लड़ा है तो लिस्ट के आधार पर पुलिस आपको ले जाके बंद कर दे, कुछ ना कुछ आपके ऊपर लगा देती थी, आप मीसाबंदी हो जाती। ये नहीं देती थी कि आपका हाथ है कि नहीं है। आप चढ़ करके तार काट रहे हैं, सरकार के विरुद्ध जो है आप बगावत कर रहे हैं। बिजली का तार काट के आप जो है बिजली जो है वो करके और आप जो है पूरे इलाके को अंधेरे में डालकर अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। ये पुलिस है। आखिर जो है बंद करती है कि जो है ये लोग जो है 26 जनवरी पर जो है स्लीपर सेल घुसाया है और ये 26 जनवरी के प्रोग्राम में डिस्टर्बेंस करना चाहता है और आपको लाद दिया, और लादने के बाद आपकी जमानत भी नहीं हुई और आप 14 साल बाद जेल से छूटेगी, कोई सबूत नहीं है। तो 14 साल जो आप जेल में रहे उसके लिए जिम्मेदार कौन है?
और दरोगा जी जिन्होंने पकड़ा वो जो है उनको आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिला कि उन्होंने बहुत बड़े आतंकवादी स्लीपर सेल के आदमी को पकड़ा है। तो ये तो सरकार का तंत्र है, और इसमें जो बीजेपी जो आज कर रही है उसके लिए कांग्रेस भी कम दोषी है। अभी तो एक ग्लोबल वर्ल्ड है एक तरह से। जी अब तो कोई शीत युद्ध चल नहीं रहा है, और जी। टेक्नोलॉजी के जमाने में पूरा दुनिया जुड़ा हुआ है। बड़े बड़े भाषण होते हैं कि डेमोक्रेसी की मदर है भारत और तमाम ये है, लेकिन ये सब हो क्या रहा है बगैर घोषणा किए। हम ये कह रहे हैं कि अभी आपके 15 दिन में एक घटना हुई है कि वहां पाकिस्तान की एक महिला भारत चली आई है, नेपाल के रास्ते आई हो, कहीं के रास्ते आई, और भारत की एक महिला जो है पाकिस्तान चली गई थी। भारत की जो महिला जो पाकिस्तान चली गई थी बिना अरेस्ट हुए वापस आ गई है, और यहाँ वाली महिला से एसटीएफ यूपी वाले पूछ रहे हैं, उसके बाद एनआईए वाले पूछेंगे, फिर पता नहीं कौन कौन पूछेगा, आपसे बता रहे हैं। हमारे एक मित्र मुस्लिम वकील थे, महमूद हुसैन, वो हमेशा कहते थे कि जयप्रकाश जी अगर हम सरकार में हो तो हम एक ही काम करें। हमने कहा क्या? कहें या तो हम भारत पाकिस्तान की सीमा दोनों नागरिकों को आने जाने के लिए पूरी तरह खोल दें, या दोनों सीमाओं को इतना सील कर दे कि न इधर का कोई उधर जाए न उधर का कोई इधर आए। कहे वहां का कोई आ जाता है तो आपके घर आया तो आप पाकिस्तानी एजेंट हो गए, आपको लोग शक की निगाह से देखेंगे, ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तानी एजेंट है इसके यहाँ पाकिस्तानी आया है। उसकी झाड़ फूक यहाँ लग गई। और हम अगर अपने रिश्तेदार के यहाँ पाकिस्तान गए, कराची गए, लाहौर गए, तो वहां हमारी हो गई कि हिंदुस्तानी मुसलमान आया है, हम लोग थाने में हाजिरी दें, तो ये इंक्वायरी तो वो इंक्वायरी तो वो इंक्वायरी। कहीं मैं एक बार अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था, अब तो बेचारे दिवंगत हो गए, हमारे भाई और मामू जान के बच्चे चले गए थे, उसके बाद दोबारा मैंने कान पकड़ लिया कि अब मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, और ना अपने यहाँ किसी को वहां से आने वाले को बुलाऊंगा। मैं ये दोनों तरफ की झड़ाई फुकाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना इतना टेंशन बर्दाश्त करने की मेरे अंदर क्षमता नहीं। तो जो एक आम मुसलमान है वो भी कहता है कि भैया ना जाए दो ना आवे दो, ताकि कम से कम संदेह तो ना हो। अब आप संदेह के घेरे में ले लीजिए, अच्छा इसके यहाँ पाकिस्तानी आया है, अब आप वहां गए तो अच्छा हिंदुस्तानी मुसलमान आया है, वहां का भी आदमी शक के घेरे में आ गया, आप भी शक के घेरे में आ गए। तो ये स्थिति है सर, हकीकत ये है। चलिए शुक्रिया सर, और आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया। दोस्तों जेपी सिंह साहब हैं, पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जी शुक्रिया सर, थैंक नमस्कार। यू। नमस्कार।